दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और जैसा कि जानते हैं कि मैं आपके लिए प्रतिदिन प्रातः काल में मॉर्निंग कैप्सूल में बहुत सारे विषयों को लेकर आता हूं। तो आज मौलिक अधिकार के वह तीसरे क्लास को लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों, इससे पहले आप 2 क्लास हो चुके हैं और मौलिक अधिकार के उस 2 क्लास में मैं शुरुआती दौर में आपको अनुच्छेद 22 तक अनुच्छेद 22 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप जो है सो आज के क्लास को देखने से पहले यदि संभव हो तो आप है सो इससे पहले के दोनों वीडियो को बिल्कुल देखने के बाद आगे बढ़े। चलिए, हम लोग एक महत्वपूर्ण आज विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि परीक्षाओं में मौलिक अधिकार में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई परेशान होता है तो आज जो हमारा वीडियो है वो आपको परेशानी को दूर करेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। बिल्कुल ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, आपको परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोररी, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। तो दोस्तों, ये शब्द सब आपको काफी परेशान करते हैं और परीक्षाओं में यह क्वेश्चन सेटर को बिल्कुल मालूम है कि आपकी कमजोरी कहां है और वो कमजोरी को पकड़ते हैं, आपके उस कमजोरी के नस को पकड़ते हैं। तो मौलिक अधिकार में ये अनुच्छेद 32 के तहत है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और इसको जरूर से आज जानने का प्रयास करिएगा कि आखिर ये क्या है। इतने जटिल वर्ड जो हैं हमें कहां तक परेशान करते हैं और कितने आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। तो बने रहिएगा। और बिल्कुल चलिए, फिर से एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर से आप है सो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के घंटी को दबाइएगा और वहां ऑल दोनों तरफ से जो घंटी के किनारे जो दोनों लाइन खिंच जाते हैं उसको दबाइएगा, इसलिए कि वहीं से आपको नोटिफिकेशन आपको मिलने के संभावनाएं बन जाती हैं। अर्थात जब आप बेल के उस भाग को दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाएगा और जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए, हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्लास में हम लोग आज अनुच्छेद 23 से करेंगे। क्योंकि इससे पहले के अनुच्छेद को वीडियो 1 और वीडियो 2 में हम लोग कर चुके हैं, जो आपके वहां पर प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आपको इससे पहले वीडियो 1 में समता या समानता का अधिकार, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण थे और उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, इसलिए आपको मौलिक अधिकार के साथ साथ समता या समानता का अधिकार को मैंने डिटेल्स में बताया था और बहुत सारे प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। और दूसरे वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार था, इसलिए दूसरे वीडियो में अनुच्छेद 19 से 22 क्या था उसको मैं बताने का प्रयास किया और आज जो है हम इसको समाप्त करेंगे तीसरे वीडियो में। तो बिल्कुल शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसा कि स्पष्ट है शब्दों से, शोषण किसका? व्यक्तियों का। चूंकि ये मौलिक अधिकार हमारे लिए है, तो जिन व्यक्तियों का शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध यह जो है सो अधिकार, मौलिक अधिकार हम यहां मिलता है। तो इस मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दो आपको हैं इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हम लोग अनुच्छेद 23 को देखेंगे और अनुच्छेद 23 आपको बताता है कि मनुष्यों के क्रय विक्रय या बलात् श्रम का निषेध। मनुष्यों के क्रय विक्रय या बलात् श्रम का निषेध। बलात् मतलब जबरदस्ती, बलात् श्रम निषेध। अब दोस्तों यहां पर आप देखिएगा कि प्राचीन काल से ही आपको मनुष्यों की खरीद बिक्री की जाती थी, अर्थात उनके दाम लगाए जाते थे और उनसे है सो मेहनत करवाए जाते थे, उनसे काम लिए जाते थे। तो ये क्रय विक्रय प्राचीन काल से चलता आ रहा था। तो हमारे संविधान निर्माताओं को कहीं ना कहीं यह बात खला और उनको यह बुरा लगा कि मनुष्यों की खरीद बिक्री नहीं होनी चाहिए और उसके बाद यह लाया गया था। तो ये मनुष्यों का खरीद बिक्री पर यहाँ पूरे तरीके से रोक लगाया जाता है। और फिर है क्या? बलात् श्रम निषेध, जबरदस्ती जो है सो किसी से मजदूरी करवाना। आप जानते होंगे प्राचीन काल से ही बहुत सारे ऐसे चले आए थे, जमींदारी प्रथा, उसके अंतर्गत यह क्या था कि लोगों को बसाया जाता था अपने जमीनों में और उसके बाद के उनके बच्चे अगले जनरेशन इस प्रकार से ऐसो जबरदस्ती उनके खेत खलिहानों में काम करते थे। तो इन पर रोक लगाया गया इसके तहत
और इस तरह से बेगार काम करवाना या जबरदस्ती किसी प्रकार से काम करवाने को दंडनीय अपराध बनाया गया और उसके तहत कानून बनाकर उनको दंडनीय किया गया कि अगर इस प्रकार से काम जबरदस्ती अगर कराए जाएंगे, उनकी पारिश्रमिक उनको नहीं दी जाएगी, तो फिर है सो आप है सो दंड के भागी होंगे। इस प्रकार एक कानून बनाकर ये क्रय विक्रय और बलात् श्रम को निषेध किया गया। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। अनुच्छेद 24 बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 24 चूंकि इसके द्वारा जो है सो बच्चों को प्रतिबंधित किया गया। आए दिन आप देखते होंगे होटलों में या फिर कल कारखानों में, वहां पर देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को जो है सो वहां पर काम में लगाया जाता है। क्योंकि कम पारिश्रमिक में वो बच्चे उनको उपलब्ध हो जाते हैं, तो उनको काम में लगाया जाता है और समय बहुत अधिक समय तक उनको वहां मेहनत कराया जाता है। तो छोटे छोटे आपको लघु उद्योग हैं, इस तरीके के उद्योगों या घर में इस तरीके के काम आप देखते होंगे कि घर में जितने भी आपको नौकर के रूप में होंगे वो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं। तो इस तरीके के लोगों को आपको रोका गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को है सो काम में नहीं लगाना है यहाँ पर। तो बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये आपको अनुच्छेद बालकों या बालिकाओं के प्रति, बालकों या बालिकाओं होगा के नियोजन पर प्रतिबंध, नियोजन पर प्रतिबंध 14 वर्ष से कम उम्र में इसमें आपको है सो प्रतिबंध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह जो है सो लगाया गया है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां हैं, उनसे हम काम नहीं ले सकते हैं। अगर वह या उसके गार्जियन उस बच्चे से, बाय द वे आप अपने घर में ही किसी नौकर को रखते हैं, कोई पड़ोसी ही कंप्लेन कर देता है और उसकी सहमति अगर इस बच्चे के द्वारा दी जाती है कि हाँ हमसे काम करवाया जाता है, हम पर जबरदस्ती है सो तरह तरह का अत्याचार किया जाता है, फिर तो फंस गए आपकी हथकड़ी लग जाएगी, आप जेल चले जाएंगे। तो फिर यह जो है पूरे तरीके से यह प्रतिबंधित करता है और यह दंडनीय है। चलिए हम लोग आते हैं अगला चौथा नंबर में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर में। तो चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि स्पष्ट है हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया, खास करके प्रस्तावना में, कि हमारा देश है वह धर्मनिरपेक्ष। हमारा जो संविधान बताता है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, अर्थात यहाँ पर कोई भी धर्म, स्पेशली धर्म नहीं यहाँ पे चलता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। तो उससे जुड़े हुए यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात यहाँ पर सभी तरह के धर्म के मानने वाले लोग स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और हर एक तरह के अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या क्या बताया गया है हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद आपको 25 को, अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद 25 आपको बताता है कि यहां पर स्वेच्छा से व्यक्ति जो है सो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए बात है। आप देखे होंगे क्रिश्चियन धर्म वाले भी अपने प्रचार प्रसार को करते हैं। बाइबल किताब, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो उस समय में किताब फ्री में बांटे जाते थे, तो उनको प्रचार प्रसार करने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। चाहे वह मुस्लिम धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे आपको ऐसा सिख धर्म का हो, जैन धर्म, पारसी धर्म, किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए वो यहाँ पे स्वतंत्र है। चूंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को स्वतंत्रता दिया गया है। दूसरा है आपको अनुच्छेद, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्वेच्छा से धर्म मानने का, स्वेच्छा से धर्म प्रचार करने का उसको स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 26 आपको, अनुच्छेद 26 यहां पर इच्छा अनुसार धार्मिक संस्था की स्थापना, उसका विस्तार करने का आपको स्वतंत्रता देता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि मदरसे का निर्माण हो रहा है या फिर और भी जो धर्म है उन धर्म के बहुत सारे ऐसे संस्थान आपको ऐसा स्थापित किए जा रहे हैं, धार्मिक संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। तो है इच्छा अनुसार धार्मिक संस्था की स्थापना, इच्छानुसार धार्मिक संस्था की स्थापना एवं विस्तार की स्वतंत्रता, यह जो है सो
आपको देता है यहाँ पर हमारा संविधान। फिर चलिए हम लोग आते हैं अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। तो यहाँ पर अनुच्छेद 27 के अंतर्गत वो जो आपको संस्था स्थापित किए जाते हैं उनके संचालक अपने धर्म की संप्रदाय की उन्नति के लिए यदि कोई खर्च करते हैं, पैसे वहां पर खर्च करते हैं, तो राज्य यहां पर बाध्य नहीं है कि उन पर टैक्स लगाएगा। अर्थात वह अपने जो संस्था की विकास के लिए पैसे खर्च करेंगे, पैसे की कहीं से पैसे की व्यवस्था करेंगे, तो उस पर है सो राज्य किसी प्रकार के संचालक से आपको टैक्स नहीं यहां पर लगाएंगे। तो क्या होगा, यहां पर आपको धर्म की उन्नति अनुच्छेद 27 में है, यदि धर्मानुसार संस्था के पोषण पर व्यय किए जाने पर संचालक या प्रबंधक से राज्य कर नहीं लेगा। टैक्स नहीं बांधेगा इन पर। और अनुच्छेद 28 हो गया, यहां पर है सो सभी संस्थाओं को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा आपको जो है सो जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा यहां पर। तो राज्य जो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय है, तो वहां पर बाध्य नहीं किया जा सकता है, खास करके सरकारी बात हो रही है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और वहां पर किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या फिर जबरदस्ती उनको है सो धार्मिक संस्था में भाग लेने के लिए उनको शामिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जबरदस्ती नहीं कुछ भी किया जा सकता है और खास करके सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। तो टोटल आपको जो है सो धर्म से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर सरकारी या सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही जबरदस्ती किसी अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुष्ठान में भाग लेने हेतु बाध्य किया जाए। किया जाएगा। तो ये आपको हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, आपको है सो 5वां हमारा मौलिक अधिकार जो शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। बिल्कुल दोस्तों, और यहां पर जो है जैसा कि स्पष्ट है अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत संस्कृति, पहला शब्द है संस्कृति। तो हमारा देश जो है अनेकताओं, विभिन्न तरह की संस्कृति है। अगर आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहां अलग है, अगर आप पंजाब राजस्थान की तरफ चले जाइए तो वहां है, जम्मू कश्मीर उत्तर की तरफ अलग है, तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट में अलग है। तो यहाँ पर विविधताओं से भरा हुआ हमारी संस्कृति है। तो फिर इस तरह की संस्कृति को किसी भी भाषा, लिपि या फिर वहां की संस्कृति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी भी तरह की संस्था, शिक्षा की हो या किसी तरह की संस्था में, इन सभी संस्कृतियों को लेकर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है और वहां पर प्रवेश करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ क्या होगा कि संस्कृति आपको आ जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में हो जाएगा कि भाषा, लिपि
संस्कृति इसके आधार पर किसी भी सार्वजनिक संस्थान मीन्स शिक्षा के संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं करना होगा। प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा क्योंकि सभी को समान रूप से यहां देखना है। तो यहां पर संस्कृति भाषा के आधार पर किसी प्रकार का विभेद आपको शैक्षिक संस्थानों में नहीं किया जा सकता है। अब फिर अनुच्छेद 30 हमें बताता है, खास करके यह अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक वर्ग अगर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था को स्थापित करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वहां पर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं किया जा सकता है। तो अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षिक संस्था स्थापित करने की छूट है। स्थापित करने की छूट है। और खास करके छूट के अतिरिक्त सरकार अगर किसी प्रकार का अन्य शैक्षिक संस्थानों को अनुदान देती है तो इसको भी अनुदान देगी। यहां पर इसको भी अनुदान देना है। तो यही मूल रूप से आपको है सो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32 वहां पे। चलिए हम लोग आते हैं अनुच्छेद 32 पर। लेकिन अनुच्छेद 32 से पहले आपके दिमाग में जरूर यह बात आ रहा होगा कि अनुच्छेद 31 कहां गया। बिल्कुल, अनुच्छेद 31 कहां गया? चूंकि अनुच्छेद हम लोग है सो 30 तक इससे पहले देखे और उसके बाद 32 देख रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ ध्यान फिर से एक बार याद कराते हैं, चूंकि हमने आपको याद कराया था कि यह 31 जो है सो संपत्ति का अधिकार है और जिसे कानूनी अधिकार बनाकर इसको यहां से विलोपित कर दिया गया। तो ये आपको अनुच्छेद 31 यहां से समाप्त हो गए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 एक तरीके से कहिए कि मौलिक अधिकार की यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। चूंकि मौलिक अधिकार का कहीं हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। कहां से? तो हाई कोर्ट से या फिर सर्वोच्च न्यायालय से, दोनों जगह से हमें छूट मिला हुआ है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको संविधान की आत्मा के नाम से भी पुकारे हैं। और बहुत बार इससे प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा के नाम से संबोधित करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 को कहा गया। अब ये 32 में है क्या? तो जैसा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उसमें किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होते हैं तो फिर उसका उपचार इस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसका समाधान करते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय को जो है सो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है सो ये आपको रीट दायर करते हैं। ये 5 प्रकार का 32 में रीट दिया गया है। ये आपको रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। और फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय, 226 के तहत उच्च न्यायालय भी ये 5 रीट आपको जारी कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के हनन होने पर अब हम लोग आते हैं यहां पर ये 5 हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों यहां पर हम एक बात आपको बताएंगे, ये हैबियस कॉर्पस जो लिखा हुआ है या मैंडमस लिखा हुआ है या प्रोहिबिशन है या सर्टियोरी है या क्यू वारंटो है, इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिख देता है और ये शब्द आपको गायब कर देते हैं परीक्षाओं में, तभी परेशानी होती है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण ना हो और केवल हैबियस कॉर्पस हिंदी में भी लिखा हुआ है तब आपकी चिंता, तो आपको समझना होगा, याद करना होगा। लेकिन थोड़े क्षण के लिए हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये 1 नंबर देखिएगा, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सभी आपको अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 आपको जो है सो रीट दायर किए जाते हैं आपको। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब कौन?
जो अरेस्ट हो चुका है। अरेस्ट कौन करती है? पुलिस अरेस्ट करती है। तो पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर जो है सो उस व्यक्ति को संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति को पहुंचा देना है। तो यहां वही है, आपको बंदी को प्रत्यक्ष करवा देना है वहां संबंधित न्यायालय में। वहां पर यह जारी करता है, यदि नहीं करता है तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर उपस्थित नहीं कराते हैं तो हनन हो रहा है। वैसी दशा में ये रीट आपको जो है सो जारी करते हैं, आपको है सो न्यायालय, उच्च न्यायालय भी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। दूसरा है परमादेश। ये परमादेश शब्द है, परमा आदेश, एक प्रकार का आदेश। किसके लिए? तो यह सभी वैसे सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी पद पर बैठ के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर वह संस्था, सार्वजनिक संस्था, वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, वैसे व्यक्तियों या वैसे संस्थाओं के लिए यह न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उस व्यक्ति विशेष के लिए या उस संस्था के लिए इस तरह का आदेश जारी करते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, और कर्तव्य के पालन करवाने के लिए यह आपको परमादेश जारी किया जाता है। तीसरा है आपको प्रतिषेध। ये प्रतिषेध क्या है? तो प्रतिषेध हमेशा है सो उच्च न्यायालय अपने कनीय न्यायालय के लिए जारी करते हैं। अब यहां कनीय क्या हुआ? तो नीचे के न्यायालय। अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय के नीचे कौन सा आ जाएगा? तो नीचे उच्च न्यायालय आ जाएंगे, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएंगे। तो ये सभी जो है सो एक बड़िए से लेके नीचे तक की कड़ी बनी हुई है। तो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए, और फिर उच्च न्यायालय किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए ये जो है सो प्रतिषेध आपको जारी करते हैं। तो इसमें जो है सो कहीं ना कहीं आपको कानून के अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं न्यायालय के द्वारा, तो उन न्यायालय को रोका जाता है। आपको इस प्रतिषेध के अंतर्गत उनको कार्य को रोका जाता है यहाँ पर। तो ये प्रतिषेध हो गया। और फिर उत्प्रेषण भी इसी से जुड़ा हुआ है। उत्प्रेषण भी यहीं पर जुड़ा हुआ है कि यह जो है उच्च न्यायालय कनीय न्यायालय को रोकते हैं, लेकिन यह क्या है? इस स्थिति में कार्य चल रही है, अर्थात यहां पर डिसीजन नहीं हुआ है अभी अगर उच्च न्यायालय में ही है तो कोई डिसीजन अभी नहीं हुआ है, प्रक्रिया में चल रही है, तभी का है। और ये उत्प्रेषण क्या है? वो आपको डिसीजन दे चुका है और वहां पर नजर आता है उच्च न्यायालय को कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गलत कर रहा है, तो फिर वहां पर उसके लिए एक है सो ये प्रति उत्प्रेषण जारी किया जाता है कि अब आप वहां से, हम उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, हम आपके द्वारा किए गए कार्य को जांच करेंगे यहाँ पर। तो जब किया जा रहा है, यहां पर क्या होता है कि प्रक्रिया चल रही है तो रोका जाता है। तो ये आपको दोनों में अंतर है। यहां पर जो है वह अपने पास मंगा लेता है, यहां पर जारी करता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से भटक रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में रहकर काम करिए। और यहां क्या होता है कि उसके सारे दस्तावेज को जांच करने के लिए मंगवा लेता है, ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय के दस्तावेज को। ठीक है। और चलिए अधिकार परीक्षा, ये अंतिम है। तो अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि कोई व्यक्ति गलत ढंग से अगर किसी पद को धारण कर लेता है, गलत ढंग करने का संवैधानिक जो नियम बने हुए, तरीके बने हुए, उनको झांसे में देकर, झूठ बतलाकर, गलत तरीके से प्रवेश पा लेता है यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और पा लेता है। और जब भी यह जानकारी हो जाती है कि वह व्यक्ति है सो गलत तरीके से यह पद को धारण कर लेता है, तो इसके तहत है सो आपको न्यायालय उनको उस पद से वंचित करके दंडित भी करता है और साथ में उनको सजा भी देता है, और उनसे जो राशि है वह राशि भी वसूलता है। तो ये क्या है, इसमें थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई सामान्य जाति का आदमी किसी प्रकार से झांसा देकर है सो किसी आरक्षण के कोटे पर जाकर नौकरी प्राप्त कर लेता है, और नौकरी प्राप्त करने के बाद पता चलता है कि वह है सो, बहुत काफी दिनों बाद पता चलता है कि वह है सो इस प्रकार से गलत दुरुपयोग किया। जिस दिन जानकारी हो जाती है उसकी नौकरी भी जाती है और आर्थिक दंड भी दिए जाते हैं और सजा भी इसको मिलता है। तो चलिए यहाँ आज हम लोग मौलिक अधिकार को खत्म करते हैं। यह कैसा लगा जरूर से बताएंगे, और इसको बिल्कुल याद कर लेंगे पूरे तरीके से, और पूरे मौलिक अधिकार को तीनों वीडियो देखिएगा तो बहुत मजा आएगा, और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। हम लोग आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, ये अपेक्षा हम रखते हैं, और हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।